और अक्टूबर का ही महीना था, 31 अक्टूबर 2011। पाकिस्तान में एक जगह है सरगोदा, तो वहाँ से एक लड़का, एक नौजवान रोज़ी रोटी की तलाश में कराची पहुँचता है। जैसे हमारे यहाँ गांव से लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर नौकरी के लिए जाते हैं, तो वो भी सरगोधा से कराची आता है रोज़ी रोटी की तलाश में। और उसका नाम था मोहम्मद रियाज़। तो कराची में आके इधर उधर कुछ दिन मजदूरी करता है, फिर उसका एक लड़के से दोस्ती होती, जान पहचान, उसका नाम था निकनेम वज़ीरा। तो उस वज़ीरा के संपर्क में आता है। वज़ीरा जो है वो कराची के लियाकताबाद या एक और जगह है, वहाँ पे एक कब्रिस्तान में खुदाई का, कब्रों की और कब्रों के ऊपर पानी डालने का काम करता था। जब किसी को दफनाते हैं उसके बाद सारी मिट्टी डाल दी जाती है, तो फिर मिट्टी इधर उधर ना हो तो उसके ऊपर पानी भी डाला जाता है। तो वज़ीरा ये काम करता था। तो जब रियाज़ कराची पहुंचता है तो वो उसको अपने साथ फिर कहता है कि तुम्हें काम चाहिए तो यहीं कब्रिस्तान में काम कर लो। तो अब ये दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। जो रियाज़ है उसका मानना है, उसका कहना है कि कई बार उसने देखा कि शाम को जो लाशें ताज़ी दफनाई जाती थीं, उसके कुछ घंटे के बाद अगर अंधेरा हो जाए तो ये जो वज़ीरा है ये कब्र का एक हिस्सा खोलता था, उसके अंदर जाता था, फिर थोड़ी देर बाद बाहर आता था। तो धीरे धीरे फिर उसने उससे पूछा कि ये क्या करते हो, तो फिर उसने उसको कहानी बताई। और वही चीज़ रियाज़ का कहना है कि उसने उससे सीखी और वो खुद करने लगा। अब वो चीज़ क्या थी? होता क्या था कि कब्रिस्तान में जब भी असर के टाइम, असर एक 5 वक्त की नमाज होती है, तो उसमें एक जो असर की नमाज है वो अमूमन 4 से 5 बजे के शाम के दरमियान होती है। और मगरिब मतलब जब सूरज जैसे ही डूब जाता है उसके बाद नमाज होती है। तो उसका कहना था कि जैसे ही असर के वक्त कोई मुर्दा वहाँ दफनाने के लिए कब्रिस्तान लाया जाता था, तो ख़ासतौर पे इन दोनों की नज़र होती थी और उसमें रियाज़ की। तो 2 चीज़ें थी, एक जो मुर्दा है वो लाश मर्द की है, औरत की है, लड़की की है, ये कैसे पता चले। तो उसमें पाकिस्तान और कराची में एक रवायत है वहाँ पे कि जो लड़कियाँ या औरतें होती हैं, मरने वाली फीमेल है, तो उनकी कब्र के इर्द गिर्द या उनकी कब्र पर एक चादर डाल दिया जाता है। तो उस चादर मतलब एक पर्दा है, ताकि मर्द न देखें जो दूर के रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं। तो एक चादर डाल दिया था। तो उस चादर, ये निशानी है जिस कब्र पे चादर हो कि ये कब्र किसी फीमेल की है, किसी महिला या लड़की की है। तो अब 2 चीज़ें थी। जैसे ही रियाज़ और वज़ीरा ये देखते थे कि किसी कब्र पे चादर डाली गई है तो समझ जाते थे कि ये फीमेल है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये थी कि वो मुर्दा जो दफनाया जा रहा है या दफनाई जा रही है वो असर के आसपास दफनाई जाए, मतलब 4 से 5 के बीच में शाम को। उसकी वजह क्या थी ये भी आगे बताऊंगा। मतलब ये नहीं कि सुबह, दोपहर, शाम को। तो जब भी वो असर के वक्त दफनाने के लिए जो आते थे, 4-5 का वक्त होता था, उसके बाद 1-8 घंटा लगता है कब्रिस्तान में। तो 1 घंटे के बाद सारे अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये सारे फिर अपना दफनाने के बाद दुआ फातिहा के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मगरिब मतलब शाम, सूरज डूब चुका होता है। तो कुल मिलाकर 1 से 2 घंटा या कई बार 2.5 से 3 घंटे का ये टाइम होता होगा दफनाने के बाद का। तो जैसे ही असर के वक्त कोई वहाँ पे फीमेल को दफनाया जाता, चादर से वो पहचान जाते, उसके बाद लोग चले जाते, अंधेरा होता। तो जब अंधेरा होता तो रियाज़ कब्र के जिधर पैर होता है उस हिस्से को थोड़ा सा खोदता, इतना कि एक आदमी उसमें अंदर दाखिल हो सके। और उसके बाद उसमें से स्लैब जो होता है, जनरली दफनाने के लिए बहुत जगह पे लकड़ियों का पट्टा इस्तेमाल करते हैं ऊपर की तरफ। मुर्दा को नीचे लेटाने के बाद ऊपर लकड़ी या फिर पत्थर के स्लैब होते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है ताकि मिट्टी मुर्दे के ऊपर ना गिरे। तो पैर की तरफ से कब्र को खोदता उतना हिस्सा जितने में वो अंदर दाखिल हो सके,
उसके बाद एक स्लैब हटाता पत्थर का। कराची में पत्थर का ही चलन है, वहाँ पे वो अलग अलग छोटे छोटे पीसेस। अब इतनी जगह हो जाती कि वो आराम से कब्र में उतर जाता। उसके बाद वो उतरता और उस लाश के साथ, मतलब इसको रेप भी कहेंगे, ज़बरदस्ती कहेंगे, क्या मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली वो शब्द क्या होगा, क्योंकि मुर्दे के साथ रेप करना, ज़बरदस्ती आप कर नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी मुर्दा है, उसके अंदर जान नहीं है, विरोध भी नहीं कर सकता। लेकिन खैर जाकर वो अपनी पूरी हवस एक लाश के साथ जिसको 2-3 घंटे पहले दफनाया गया था वो करता, फिर बाहर आता, वापस वो स्लैब को फिट करता, मट्टी वापस रख भरता, फिर से वो कब्र वैसी ही पूरी हो जाती और वो निकल लेता। और ये दोनों ही करते रहे, वजीरा और रियाज। फिर करीब कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद वजीरा की मौत हो जाती क्योंकि वो ड्रग्स भी लेता था और वो सारी जो रिपोर्ट आई। अब ये अकेला बचता है रियाज, और इसका सिलसिला जारी था उसके मरने के बाद भी। एक बार जिसने आखिरी बार जब की कहानी अब बता रहा हूँ इसको, क्योंकि वहीं से कहानी खुलती है। 2011 अक्टूबर का महीना था, 31 अक्टूबर की शायद बात है ये। शाम को असर के वक्त एक लड़की की लाश आती है वहाँ पे जिसकी मौत हुई थी, उसको दफनाया जाता है। दफनाने के बाद लोग चले जाते हैं। हमेशा की तरह जाने के बाद वो करीब अंधेरा होने का इंतज़ार करता है, और जैसे अंधेरा होता है फिर वो पैर की तरफ से कब्र को खोदता है, उतना हिस्सा मिट्टी हटाता है, एक पत्थर का जो स्लैब था वो उसको बाहर निकालता है। इतनी जगह हो गई कि वो अंदर जा सकता है, अंदर जाता है और अंदर जाकर वो लाश के साथ ज़बरदस्ती करना या रेप करना शुरू कर देता है, अपनी हवस मिटाना। इसी दौरान अब चूंकि अंधेरा है कब्र के अंदर, कब्रिस्तान में भी अंधेरा होता है जनरली, लेकिन कब्र में और भी अंधेरा होता है, उसकी नज़र 2 चीज़ों पे पड़ती है। एक तो जो जनरली जो जिन्हें दफनाया जाता है वो कफन में उन चेहरा वेरा सब ढका होता है। उस लड़की का चेहरे का हिस्सा थोड़ा सा खुला हुआ था, तो उसका चेहरा दिख रहा था। कई बार ऐसा होता है कब्र में उतारने और इस दौरान में कुछ चीज़ें, कुछ गांठ खुल गई तो वो चेहरा उसका जो है, या कई लोग कफन को बहुत टाइट भी नहीं बांधते हैं कि तकलीफ़ ना हो मुर्दे को, ये मोहब्बत और वो होती है सारी चीज़ें, लेकिन खैर मुर्दे को कोई एहसास नहीं होता। तो वो चेहरा खुला हुआ था, उसकी दांत जो है इसको दिखाई देती है, दांत चमक रहा था। अचानक उसी बीच में दांत के बाद इसकी नज़र उसकी आंखों पे पड़ती है। उस लड़की की आंखें खुली हुई थी और उसकी आंखों से एक अजीब सी एक रोशनी सी आ रही थी, जो इसने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है। तो इसको यह एहसास हुआ कि ये लड़की जिंदा है या जिंदा हो गई, या ये जो हरकत कर रहा है इसकी वजह से वो अचानक वो भूत बन गई, ये क्या बन गई। लेकिन ये बदहवास डर गया और चीखने लगा, और चीखता चिल्लाता ये कब्र से अचानक बाहर निकलता है और बदहवासी में भागता है। अब कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग और भी मुलाजिम होते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं सारी, तो ये भागता है, बदहवास, इसके कपड़े पे मिट्टी विट्टी सब कुछ है। तो वो लोग इसको बदहवासी में भागते हुए देखते हैं, पूछते हैं, ये कुछ बता नहीं पाता। तब तक कुछ लोगों को वो भी होता है कि क्या हुआ। तो कुछ लोग कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं तो उन्हें अचानक एक जगह एक पत्थर हटा हुआ और कब्र खुली हुई दिखाई देती कि वहाँ से मिट्टी भी है, पत्थर भी बाहर निकला है। तो उन्हें कुछ शक होता है, पता किया जाता है कि ये क्या था। तो पता चला कि एक लड़की की मौत हुई थी, उसी को अभी 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले दफनाया गया है और वही कब्र खुली हुई थी। तो कुछ लोगों को शक होता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जब लोग दफना कर गए थे किसी महिला को, तो अगली बार जनरली जब इस तरह की मौत होती है तो लोग अगले कई दिनों तक लगातार पाबंदी से कब्रिस्तान जाते हैं, दुआएं करते हैं, कब्र के आसपास भी बैठते हैं अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि अपनों की मौत होती है तो तकलीफ़ होती है। तो कई बार लोग जब वहाँ गए तो पता चला कि उनकी कब्र, उन्होंने देखा कि ये हम तो इस तरीके से करके गए थे, ये अजीब सा ऐसा लगा, पहले खुला है फिर ज़बरदस्ती मिट्टी डाली गई है। शक होता था लेकिन सबूत नहीं था। लेकिन उस दिन जब ये भागा तो अचानक लोगों को लगा, तो खैर इसको पकड़ा गया, फिर इससे पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तब इसने फिर कहानी सुनाई। अब उसके बाद ये था कि इसकी तो जान ही चली जाती, लोग इतने गुस्से में थे। लेकिन खैर वो जो बाकी कब्रिस्तान के मुलाजिम और ये थे सब, उन्होंने पुलिस को बुलाया। फिर कराची की पुलिस आती है, इसको अपने साथ ले जाती है और ये अब कराची पुलिस को अपनी कहानी सुनाता है। जो पूरी कहानी थी ये पाकिस्तान के इतिहास में
इससे बड़ा रेपिस्ट नहीं हुआ था। हालांकि इसको फिर वही कहूँगा कि मुर्दों के साथ रेप करने वाला था ये। इसने जो गिनती बताई वो 48 थी। इसने कहा कि चूंकि ये कराची पाकिस्तान में है, तो उसने कहा कि इसने कुल 48 ख्वातीन के साथ कब्र में उतरकर उनके साथ रेप किया। और इसका यह कहना था कि उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ, बस उसे वजीरा ने शुरू में बताया था ये तरीका। तो हमेशा ये करता था कि जब भी कोई लाश 2-3 घंटे पहले दफनाई जाती थी, वो अगर किसी महिला की, किसी ख्वातीन की है, और शाम के वक्त, तो शाम के वक्त इसलिए कि अगर सुबह से दफनाई गई तो कई बार ये होता है कि अगर गर्मी है, कब्र के अंदर है, तो वो फिर लाशें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, और ताज़ी लाशें जो होती हैं उसमें कुछ इसको बुरा नहीं लगता है। वो सोच थी उसकी कुछ वैसी। तो ये टोटल 48 लाशों के साथ, 48 मुर्दों के साथ रेप करने की बात कबूल करता है। और फिर पाकिस्तानी मीडिया में बाकायदा इसका इंटरव्यू आता है और फिर कोहराम मच जाता है। हर एक आदमी फ़ौरन, पूरा पाकिस्तान इसको मतलब फ़ौरन से फ़ौरन मौत की सज़ा देने की बात करता है। लेकिन फिर कानून भी था पाकिस्तान में। इसके साथ अब तक करीब 48 में से 8-10 मामलों में इसको फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है, और अभी भी ये जेल में है, फांसी हुई नहीं है। लेकिन ये है कि इसको कभी भी फांसी हो सकती है। तो जब इससे पूरी बातचीत हुई, फिर उसका ये भी हुआ कि ये जहनी तौर पे फिट नहीं है, होश में नहीं है, लेकिन उसको सारी चीज़ें याद थी। लेकिन यह कि कहीं ना कहीं वो दिमागी रूप से थोड़ा सा था, लेकिन इसका फ़ायदा ना हो कोर्ट में, इसलिए दूसरी तरफ से भी बात की गई। और इसको जो वैसे साइंटिफिक टर्म, जो मेडिकल टर्म एक ये भी आया था कि नेक्रोफीलिया इसको कहते हैं, जो मुर्दों के साथ और इस तरह की चीज़ें अपनी हवस मिटाते हैं। तो ये थी वो कहानी जो कराची की थी, और कैसे एक शख्स मुर्दा लड़कियों के साथ कब्र में उतरकर और उनका रेप करता था, उनके साथ ज़बरदस्ती करता था। लेकिन ये कहानी बड़ी अजीब, और इस कहानी के साथ ही पाकिस्तान में एक चीज़ पे काफ़ी बहस हुई थी, और वो ये कि अगर कोई आदमखोर पता चल जाए कि हमारे सामने है, तो उस आदमखोर के लिए किस कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए और किस कानून के तहत उसे क्या सज़ा दी जानी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में इस केस से पहले ये चीज़ थी ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इसी केस के बाद एक और बहस छिड़ी थी पाकिस्तान में कि किसी मुर्दे का कत्ल करने की सज़ा क्या हो सकती है। कत्ल के लिए तो सज़ा है, जो ज़्यादातर आईपीसी वहाँ पे है, वो हमारे यहाँ भी है, सेम है लगभग, क्योंकि अंग्रेज़ों के ही वक्त के बनाए हुए सारे कानून थे। लेकिन किसी मुर्दे को कत्ल किया जाए, सुनने में अजीब लगता है, तो उसके साथ क्या हो, और किसी मुर्दे के साथ कोई मुर्दे को खाने लगे तो उसके लिए क्या सज़ा है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, ना कोई ऐसी चीज़ सामने आई थी। बट ये सारी चीज़ें इस केस से जुड़ी हुई हैं। कहानी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस की है। लगभग जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, वहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक इलाका है भक्कर। ये पंजाब प्रोविंस में आता है, पंजाब राज्य में आता है। और इस भक्कर इलाके में एक जगह है दरिया खान। दरिया खान में 2 भाई रहते थे, एक मोहम्मद फरमान अली और दूसरा मोहम्मद आरिफ अली। तो फरमान अली और आरिफ अली, इन दोनों की उम्र करीब 30 से 35 साल के दरमियान, 4-5 साल का फासला है दोनों भाइयों की उम्र में। दोनों की शादी हो गई, दोनों के बच्चे भी थे। गरीब फैमिली, बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं, पर दरिया खान इलाके में रहते, और आसपास में बस्ती थी, बाकी लोग भी रहते थे। इसमें से जो फरमान अली था, ये पढ़ने लिखने में भी बड़ा होशियार था। इसने 10वीं तक साइंस से वहाँ पढ़ाई की और अच्छे नंबर लाता था, लेकिन 10वीं के बाद फिर इसने अचानक पढ़ाई छोड़ दी। दूसरा भाई आरिफ ने भी पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर इनकी शादी हुई थी, और शादी के बाद इनके बच्चे हुए। लेकिन इसी दौरान 2010 के आसपास दोनों भाइयों की बीवियों ने इन दोनों को छोड़ दिया, और वो छोड़कर चली गई अपने बच्चों के साथ। और उस वक्त ये बताया गया कि ये दोनों बड़ा मारते पीटते हैं, काम धंधा ठीक से नहीं करते हैं, कई दिन के लिए गायब हो जाते हैं। तो इस वजह से आज दिन की लड़ाई झगड़े, उसकी वजह से फरमान और आरिफ अली की बीवी ने उनको छोड़ दिया, और वो दोनों चली गई अपने बच्चों को लेकर। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में 2011 में, 2011 में अप्रैल में अचानक एक ऐसा वाक़या होता है
कि अगले 24-48 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान में ये खबर फैल जाती है। होता ये है कि इसी भक्कर इलाके में जहाँ दोनों भाई रहते थे, उसके दरिया खान जो और अंदर का इलाका था, तो वहाँ के एक कब्रिस्तान में एक 24 साल की लड़की की लाश दफनाई जाती है, जिसका नाम था सायरा परवीन। सायरा परवीन की मौत कैंसर से हुई थी और उसके बाद वहाँ ले जाकर कब्रिस्तान में उसको दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद जो अपने तमाम रिश्तेदार बाकी लोग हैं वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अगले दिन आमतौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो फैमिली के करीबी लोग हैं वो दफनाने के बाद अगले दिन भी जाते हैं वहाँ पे, फातिहा पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। तो सायरा परवीन को दफनाने के अगले दिन उनके भाई अपने बाकी और कुछ रिश्तेदारों के साथ, जो सायरा के भाई थे एजाज़ हुसैन, वो कब्रिस्तान पहुँचते हैं। लेकिन जब कब्रिस्तान पहुँचते हैं तो अपनी बहन का कब्र देख के वो चौंक उठते हैं। उस कब्र में बाकायदा को खोदने के निशान मिले और ऐसा लगा कि इस कब्र को किसी ने खुदाई की है। और जब उन्होंने झांक के देखा तो अंदर से लाश गायब थी। अब ये बड़ी अजीब चीज़ थी। एजाज़ हुसैन परेशान भागकर पुलिस के पास जाते हैं और उसके बाद बताते हैं सारी कहानी। पुलिस को भी सुन के अजीब लगता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है कब्रिस्तान में, उस कब्र की तफ्तीश करती है, जांच करती है और देखती है कि वाकई अंदर लाश नहीं है और किसी ने कब्र खोद कर लाश निकाल ली है। अब इस लाश के कब्र से गायब होने की खबर बड़ी तेज़ी से फैलती है। इससे पहले ऐसे 2-3 वाक़े हो चुके थे। एक मैंने आपको सुनाया ही था कि कब्र से लाश निकाल कर उनके साथ रेप किया करता था, जो पकड़ा गया। अब यहाँ पे भी लड़की 24 साल की उम्र की और लाश गायब। तो वो सारी कहानियाँ पुरानी जो है लोगों के जहन में ताज़ा होने लगीं। गुस्सा आने लगा, पुलिस के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन होने लगा। पुलिस पे भी ज़बरदस्त दबाव था। पुलिस ने जांच शुरू की। जांच करते करते पुलिस इसी दरिया खान इलाके में एक घर में पहुंचती है। कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं, कुछ ऐसे जो जादू टोना और ये सारी चीज़ें करते हैं वो लोग, और कब्रिस्तान में कौन जो विटनेस थे, कौन क्या। तो एक शख्स का कोई खुलिया बताता है। उस हुलिये के शख्स को पूछते पूछते पुलिस की टीम, उस वक्त वहाँ के इंस्पेक्टर फ़खर भट्टी थे इस इलाके के, वो अपनी टीम के साथ इसी दरिया खान इलाके में एक घर में पहुँचते हैं। ये घर था फरमान अली और आरिफ अली का, दोनों भाई। इनके माँ बाप भी साथ में थे, बीवी दोनों छोड़कर जा चुकी थी। एक बहन थी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तो ये घर में पहुँचते हैं तो उस वक्त उनको वहाँ पे फरमान अली मिलता है घर के अंदर। तलाशी लेते हैं सब कुछ, पर उस घर से कुछ नहीं मिलता। लेकिन उस घर के अंदर एक दूसरा भी कमरा था, उसमें ताला लगा हुआ था। तो ये पूछते हैं तो वो बताता है कि ये आरिफ अली का कमरा है और आरिफ अली कहीं गया हुआ है। पुलिस चाबी लेती है, दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस चौंक उठती है। अंदर में एक कमरे के बीच में एक बर्तन रखा हुआ था, एक देगची आप जिसको कहें, पतीला, और उसमें कुछ नॉनवेज था, वो करी बनाया गया था। पुलिस ने जब उस पतीले की तरफ उतना उस वक्त ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद देखा कि उस बर्तन के पास में वहाँ पे एक लकड़ी का पटरा रखा हुआ है, एक छोटी कुल्हाड़ी रखी हुई, एक बड़ा सा चाकू रखा हुआ है और उन सारी चीज़ों पे मांस के निशान हैं, मतलब काटा गया है। इसके बाद अचानक पुलिस जो है ये सारी चीज़ें देख के चौंक जाती है। लेकिन तब भी पुलिस को कुछ गुमान या ख्याल में भी नहीं था कि अभी आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला, अगले पल वो क्या देखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस देख रही थी। तभी एक जो इंस्पेक्टर थे फ़खर भट्टी, इनकी नज़र इन सारी चीज़ों के साथ ज़मीन पर चींटियों पे पड़ती है और वो चींटियाँ एक लकीर बनाकर, कई बार आपने देखा होगा कि कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके पास चींटी आती है और चींटी की पूरी झुंड होती है और वो लकीर बनाकर एक लाइन पे वो चलती हैं। तो उन्होंने देखा कि मोटी सी लकीर है चींटियों की और वो इस जगह से सीधे चली जा रही है। तो उस चींटी की लकीर का पीछा करते हुए जब वो आगे बढ़ी पुलिस, तो देखा कि एक चारपाई है और चारपाई के नीचे वो चींटियाँ जा रही हैं। पुलिस ने चारपाई हटाई तो चारपाई के नीचे एक बोरी रखी हुई थी। पुलिस ने जब बोरी खोली तो उसके अंदर सायरा परवीन की लाश थी, जिसे 2 दिन पहले कब्र में दफनाया गया था। बोरी से जब लाश बाहर निकालती है तब पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। लाश का एक पैर जांघ के नीचे से काट दिया गया था और उसी का मांस उस बर्तन में था जिसको इन दोनों भाइयों ने बनाया था और खाया था।
क्योंकि उस बर्तन के अंदर से वो चीज़ें मिली और जो बाकी वहाँ पे लकड़ी का पटरा था, जो कुल्हाड़ी थी, जो बड़ा सा चाकू था, उन सारी चीज़ों पे भी गोश्त के वो लगे हुए थे। भाई को जब पकड़ा गया आरिफ को, तो उसने फ़ौरन ये चीज़ एक्सेप्ट किया, पर उसने कहा कि ये मेरे बड़े भाई फरमान अली ने बनाया है और ये हम कब्र से निकाल कर लाए थे उसकी लाश को। इसके बाद पुलिस उस बर्तन को भेज देती है फॉरेंसिक जांच के लिए मुल्तान की लेबोरेटरी में। वहाँ से पता चल जाता है कि ये इंसानी गोश्त था इसमें, इस बर्तन में जिसको बनाया गया था। अब जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरा महल्ला जो है वो बिफर पड़ता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके बीच में, उनकी बस्ती के बीच में 2 आदमखोर रह रहे हैं जो कब्रिस्तान से लाशें निकालते हैं और खाते हैं। इसके बाद जब पुलिस दूसरे भाई को फिर पकड़ लेती है, वो भागा नहीं था, कहीं आसपास में ही था, दोनों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि इन्होंने करीब अब तक 100 ऐसी लाशें निकाली होंगी कब्रों से, अलग अलग जाकर कब्रिस्तान से, और लाश निकाल कर लाते थे और उसे बाकायदा खाते थे बनाकर। और इसके पीछे क्या था, तो उन्होंने रीज़न बताया कि कोई एक जादू टोना वाला इनको मिला था और उसने बताया था कि अगर तुम इंसानी मांस खाओगे तो तुम्हें बहुत सारे फ़ायदे होंगे और तुम मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, जो भी उसको भटकाया। तो उसके बाद इन्होंने जिंदा लोगों को मारने की हिम्मत नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि चलो इंसानी मांस की ही बात है तो कब्रिस्तान से निकाल कर लेके आते हैं। तो कब्रों में जिन लाशों को ताज़ा दफनाया जाता है, ये उन लाशों पे नज़र रखते और उसके बाद निकालते और उसको फिर बनाते लाकर घर में और फिर खाते। जब ये चीज़ पता चली, फिर इन दोनों की बीवियों को भी पुलिस ने ढूंढा, उनसे पूछताछ की और कि तुम लोगों ने क्यों छोड़ा अपने पतियों को, अपने शौहर को। तब उसने बताया कि ये कई दिन गायब होते थे, मारते पीटते थे, इनकी आदतें ख़राब थी, लेकिन इंसानी गोश्त को ये खाते हैं बनाकर, ये हमें नहीं मालूम। इसके बाद पुलिस इनको अदालत ले जाती है। तब तक लोगों का गुस्सा बड़ा वो था कि लोग ही इन दोनों भाइयों को मारने के ऊपर तुले हुए थे। पुलिस इनको भारी सुरक्षा देती है, प्रोटेक्शन देती है, अदालत में मुकदमा चलता है। अब अदालत में एक अजीब सी चीज़ आती है सामने, वो ये कि पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान के आईपीसी में, मतलब आईपीसी तो हमारा है, इंडियन पिनल कोड, उनका जो भी पिनल कोड है पाकिस्तान का, उसमें कहीं भी किसी आदमखोर के लिए कौन सा सेक्शन, कौन सी धारा लगाई जाए, उनके लिए क्या सज़ा हो, ये कोई प्रावधान ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले उनको ऐसा कुछ सामने आया नहीं। तो इसीलिए सिर्फ मुर्दे की बेहुरमती, मतलब मुर्दे का अपमान करना, मुर्दे के साथ गैर इंसानी हरकत करना, ये केस बनाया गया और इन दोनों भाइयों को 2 साल की सज़ा हुई, सिर्फ 2 साल की, अप्रैल 2011। 2 साल ये दोनों जेल में रहे भाई। 2013 में इन्हें छोड़ दिया गया। 2 साल जब कंप्लीट हुआ, ये बाहर आए। जब ये बाहर आए और लोगों को, ये अपने मोहल्ले में आए, तो लोगों को जब पता चला कि इनको रिहा कर दिया गया, तो लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोगों ने फिर वहाँ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, टायरें वायरें जलाकर, जैसे अपने यहाँ भी होता है, ट्रैफिक जाम किया। लास्ट में पुलिस को फिर इन दोनों को हिफाजत इनकी करनी पड़ी, प्रोटेक्शन में देना पड़ा इन्हें। और उसके बाद ये दोनों भाई, उन्हें लगा कि लोग मार देंगे, तो इन्होंने वो अपना इलाका छोड़ा और कहीं गुमनाम ज़िंदगी बसर करने के लिए दोनों भाई निकल गए। 1 साल तक दोनों का कोई अता पता नहीं चला और पुलिस ने भी कहा था कि तुम अपनी पहचान और ये सारी चीज़ें गुप्त रखो वरना लोग मार देंगे। 2014 आ जाता है। 2014 आने के बाद अब ये एक नई जगह पे दोनों भाई रह रहे थे, एक गांव जैसा था। तो अचानक एक दिन 2014 और महीना भी अप्रैल का, फिर 2011 में भी महीना अप्रैल का था, पड़ोसियों को एक घर से अजीब सी बदबू आती है। पड़ोसी पुलिस को खबर करते हैं। पड़ोसियों को नहीं मालूम था कि इस घर में जो रहते हैं वो लोग कौन हैं। पुलिस आती है शिकायत सुनकर। पुलिस कुछ जो मोहल्ले के बुजुर्ग थे उनको लेकर उस घर में दाखिल होती है। जब घर के अंदर दाखिल होती है तो फिर उस पहले कमरे में कुछ नहीं मिलता, वहाँ पे भी 2 कमरे थे और वहाँ पे आरिफ अली इनको मिलता है। पुलिस पहले तो आरिफ अली को पुलिस जानती थी, अच्छे से पहचानती थी। इसके बाद कमरे की तलाशी लेती है, कुछ नहीं मिलता। दूसरा कमरा फिर इस बार ताला लगा हुआ था। फिर पुलिस चाबी लेती है, फिर ताला खोलती है। दूसरे कमरे में अंदर एक बच्चे का सर पड़ा हुआ था। जैसे ही उस पर नज़र पड़ती है
कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। पुलिस को 2011 अप्रैल की सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। फिर आरिफ से पूछताछ होती है, फरमान अली कहाँ है। फरमान अली बाद में पकड़ा जाता है। दोनों भाइयों की कहानी फिर से एक बार हर तरफ थी। इसके बाद पता किया जाता है कि ऐसा क्यों है। तो फिर ये था कि इन्होंने अपना पुराना जो पागलपन था वो छोड़ा नहीं था। जेल से आने के बाद 2 आदमखोर भाई फिर से आदमखोर बने हुए थे। जहाँ जब मौका मिलता कब्रिस्तान पहुँचते, किसी मुर्दे को निकालते खाते। कहते हैं कि करीब 150 लाशें एक बार आदमखोर का मतलब तमगा मिलने के बाद भी, तमगा भी नहीं कहेंगे इसे, अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब आदमखोर जग जाहिर हो चुके थे। उसके बाद 2 साल जेल में रहते हैं, 2 साल के बाद बाहर आते हैं और उसके बाद फिर से आदमी को खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी मिसाल कोई और नहीं मिलती। तो पता चला कि अच्छा, ये जब 2 साल रहे थे तो ज़्यादातर ये मियाँ वाली जेल में थे, लेकिन मियाँ वाली जेल के बजाय इनको किंग एडवर्ड हॉस्पिटल था, वहाँ रखा गया था ज़हनी हालत की वजह से भी, कि कुछ चेक करें कि ऐसे कैसे हैं। और 2 साल के बाद आने के बाद फिर उन्होंने अपना वही काम शुरू किया। फिर दूर दराज के कब्रिस्तानों में, और एक साथ कभी एक ही कब्रिस्तान से लाशें नहीं निकालते, अलग अलग कब्रिस्तान से जाकर निकालते। उसकी वजह ये थी कि ताकि शक ना हो। और एक और भी चीज़ पता चली कि पकड़े जाने के बाद पहली बार में जब ये बाकी कब्रों से लाशें निकालते तो कोशिश करते कि उस कब्र को वापस ठीक से जो गड्ढा या सुराख किया है लाश निकालने के लिए उसको बंद कर दें, ताकि ऊपरी तौर पे कोई दिखे ही नहीं कि उसके अंदर क्या है और किसी ने कब्र खोली भी है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं कि जिस कब्र पे वो जा रहे हैं फातिहा पढ़ने, दुआ पढ़ने, जो उनके अपने अंदर हैं, अंदर में कुछ है भी कि नहीं, कोई लाश है भी कि नहीं, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था और ये अपना काम कर रहे थे। तो इस बच्चे का जब अफसर मिला, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये एक पड़ोस में ही एक मोहल्ला है, वहाँ बच्चे की मौत हुई थी कुछ दिन पहले ही, और एक जो कब्रिस्तान था वहाँ दफनाया गया था। ये दोनों गए, इन्हें मालूम था उस बच्चे की मौत के बारे में, उसकी लाश को बाहर निकाल लिया था और उसके भी कुछ हिस्सों को इन्होंने बनाकर और वो खाया था। जो भी पुलिस ने फिर इनसे पूछताछ की उसमें पता चला कि ये हमेशा जो इंसानी मांस गोश्त था उसका ये करी बनाते थे और करी बनाकर उसे रोटी या चावल के साथ खाते थे। इसके बाद फिर पुलिस इनको अरेस्ट करती है। अब तक खबर हर तरफ फैल जाती है। अब पहली बार पाकिस्तान की अदालत और पुलिस ये सोचने पे मजबूर होती है कि क्या किया जाए, ऐसा कौन सा कानून हो जिसमें ऐसे वहशी लोगों को, ऐसे दरिंदे लोगों को फिर से समाज में आज़ादी के साथ घूमने ना दिया जाए, इनकी आज़ादी पे रोक लगाई जाए। लेकिन पाकिस्तान में आदमखोर के लिए कोई कानून ही नहीं है। तब ये हुआ कि इनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इनके ऊपर मुकदमा चलेगा और उसके लिए फिर जो सज़ा है वो भी ज़्यादा हो। एंटी टेररिस्ट कोर्ट में फिर अब दूसरी बार जब ये गिरफ्तार हुए उसके बाद मुकदमा चला। मुकदमा चलने के दौरान तमाम बहस दलील दी गई और आखिर में अदालत ने इन दोनों भाइयों को 12 साल की सज़ा सुनाई। 2 साल की सज़ा के बाद 14 में रिहा हो गए थे। 2014 में दोबारा पकड़े गए। 15 में ये फैसला आया और 15 में ये कहा गया कि 12 साल की कैद दोनों को मिलेगी। तो 15 और 12 27, 2027 या 28 मान लीजिए, अगर थोड़ा और उसमें आगे लगा हो तो 27-28 में अब भी ये दोनों आदमखोर ठीक ठाक रहे और इनकी उम्र वैसे ज़्यादा नहीं है, करीब इस वक्त दोनों की जो उम्र होगी वो 40 के आसपास होगी। एक की 40, एक की 42 और एक की होगी 38-36। तो दोनों इस वक्त जेल में हैं। 12 साल की सज़ा हुई है, लेकिन कानून के हिसाब से उस 12 साल में से भी अभी 4 साल निकल गए हैं, तो 8 साल के बाद शायद 26-27 में ये आदमखोर फिर से आज़ाद होंगे पाकिस्तान में। और इन्हें लत लग चुकी है, इन्हें खून लग चुका है इनके मुंह में कब्रों से लाशें चुरा कर खाने की। तो मालूम नहीं कि उस वक्त क्या होगा, लेकिन लोगों में अब भयानक गुस्सा है वहाँ पे। और जब ये 2 साल के बाद आए थे तब भी गुस्सा था, लेकिन कानून से मतलब हार कर, क्योंकि कानून में इससे ज़्यादा सज़ा थी नहीं, तो 2 ही साल मिली। इस बार चूँकि लाशों की बेहुरमती करने, लाशों के साथ उनको अपमानित करने
उन सारी चीज़ों के साथ हैबिचुअल ऑफेंडर के तौर पर भी और बाकी सारे सेक्शन लगाए गए, जिसकी वजह से 12 साल की सज़ा हुई है।